देव पांडे, शिवांश आ जाए यार। तो अगर मैं ही किसी क्लास में पढ़ाने जाऊं नई नई और मुझे ये जानना हो कि क्लास कैसी है, ठीक है, तो मैं ओवरऑल मैथमेटिक्स के मार्क्स का स्टैट्स पूछ लूंगा कि सर एवरेज मार्क्स क्या रहते हैं बच्चों के इस क्लास में, है ना, मीन क्या है मार्क्स का, मीडियन क्या है। कुछ ऐसी वैल्यूज पूछूंगा जो कि आपने नाइन्थ में पढ़ी हैं। कुछ ऐसी वैल्यूज पूछ लूंगा जिसके बारे में मुझे, जिसकी हेल्प से मुझे ओवरऑल डेटा के बारे में पता चल जाए ओवरऑल, है ना। और ऐसी वैल्यूज को ही, ऐसे टर्म्स को ही सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी, जो डेटा के बारे में ओवरऑल डेटा का सेंट्रल आइडिया दे दे हमें, है ना। ऊपर ऊपर से बता दे कि वो बैच कैसा है, ऊपर ऊपर से बता दे कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका आईक्यू कैसा है, एवरेज हाइट क्या है, वगैरह वगैरह। और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं डेटा को एनालाइज करने में, क्योंकि मैं हमेशा यू नो वन बाय वन, जब किसी बैट्समैन को खिलाना है तो ये देखा जाता है ना कि किसका एवरेज अच्छा है। अगर वनडे में खिलाना है तो ये देखा जाता है कि वनडे में उसका एवरेज कैसा है। अगर किसी बैट्समैन को T20 में खिलाना है तो ये देखा जाता है उसकी स्ट्राइक रेट कैसी है ना। तो ये यही सारी जो वैल्यूज़ हैं, इन्हीं को सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जनरली हर डेटा में 3 सेंट्रल टेंडेंसी होती है। 9th 10th में हम लोग को 3 पढ़नी है, आप लोग 11th 12th में जाएंगे तो और भी पढ़ेंगे। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, और एक होता है मोड। और ये तीनों आप लोग निकालना जानते भी हैं, 9th में पढ़ा है आप लोगों ने। बस फर्क इतना है कि हम लोग रॉ डेटा के लिए निकालना जानते हैं, रॉ डेटा के लिए और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, है ना। 9th हम लोगों ने रॉ डेटा के लिए निकालना सीखा है, 9th हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए भी निकालना सीखा है। हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है। ठीक है, हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि मीन कैसे निकालना है, मीडियन और मोड कैसे निकालना है। पहले तो आप मुझको बस ये बता दो कि मीन का मतलब क्या होता है, फटाफट से। एवरेज मत लिखना, बोलो मीन का मतलब। अच्छा ये बताओ, छोड़ो छोड़ो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। जैसे कि मैं आपके एनसीईआरटी में देख पा रहा हूं, एक एग्जाम्पल दिया है, मैं उसी से शुरू करूंगा। मान लीजिए हमारे पास कोई रॉ डेटा है 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, और मुझको इसका मीन चाहिए। मीन मतलब एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये तो हम लोगों ने 9th में पढ़ा है। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे याद है? एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं। और x का ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, एक्साइज, इनका मीन x बार लिखते हैं। ठीक है, तो मीन कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा एक्सआई। एक्सआई मतलब ये x1, x2, x3, x4, x5, x6, इन सब का सिग्मा, सिग्मा बोले तो सम, इन सब का सम करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोगों का डेटा है हमारे पास, तो n, है ना। और वो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, 5 10, 7 17, 1 18, 10 28, 3 31, 41। ये आंसर है। मतलब ऑन एन एवरेज इस डेटा का मीन, ऑन एन एवरेज इस डेटा में इस वैल्यू के लोग हैं। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। ये सब 9th का ही है, मैं बस फटाफट से एक बार बोल दे रहा हूं।
चलिए मुझको बताइए, इस डेटा इसमें मुझको बस ये बता दो पहले कि हमारा डेटा कौन है, एक्स है, एक्स आई हमारा डेटा है या एफ आई हमारा डेटा है, ये बता दो पहले। एक्स आई हमारा डेटा है या एफ आई हमारा डेटा है, ये बता दो पहले। बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब जब आप ग्राफ भी पढ़ोगे ना और आगे इसमें, मैं आपको ईमानदारी से, देखिए डिपेंड करता है यार, ठीक है। नहीं पढ़ा मैंने कभी ढंग से इन सब चीज़ों को, कभी नहीं पढ़ा। मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैंने कर ली, स्टैटिस्टिक्स कई बार पढ़ ली। जब मैं ग्रेजुएशन में गया, जब जब मैं मेरी जो ग्रेजुएशन है, मैंने ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स से की है, मतलब स्टैटिस्टिक्स मेरा एक सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है ये सब। मैं जब, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब कॉलेज में गया और स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स लेने का कोई इरादा नहीं था, बस सब कह रहे थे, वो होता है ना क्या यही अच्छा ये अच्छा, तो बस ले लिया। अरे मुझे कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में, ना स्कोप के बारे में, ना ऑल दैट। मुझे जब मैं क्लास में बैठा था, मुझे पहले दिन यही सबसे बड़ी ख़राब चीज़ लगी थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये डेटा होता है या ये डेटा होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में जाने के बाद भी, ठीक है। बीएचयू में अपनी क्लास में पीछे बैठा एक लड़का एकदम संकोच कर रहा था कि बताओ मैं यहाँ आ गया, लेकिन मुझको आज तक यही नहीं मालूम है कि ये डेटा होता है या ये डेटा होता है। डिपेंड करता है, यू नो। और मुझे उस दिन ऐसा लगा भी कि पता नहीं, मैंने कभी ध्यान से सुना नहीं, या इन सब छोटी छोटी बातों पे कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं किया कि हाँ ये डेटा है कि ये डेटा है, फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्टली मतलब क्या है, रॉ डेटा क्या होता है। शायद कभी किसी ने डिस्कस ही ना किया हो, या हो सकता है कभी किसी ने डिस्कस किया हो, मैंने ध्यान न दिया हो। खैर, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, जब हम अपने डेटा को रॉ फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्सपेंड करके लिखेंगे, तो दो नंबर कितनी बार आएगा, दो दो दो, पूरे डेटा में दो कितनी बार अपीयर होगा, 5 बार। तीन कितनी बार अपीयर होगा, 2 बार। पाँच 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 3 बार दिखाई देगा। सात सात, सेवन सेवन, सेवन विल बी अपीयर्ड, यू नो 11 टाइम्स, एंड 11 विल बी अपीयर्ड फॉर 7 टाइम्स। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है। तो जब मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सबको ऐड करना है। तो मतलब 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 5 बार। 2 + 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, तो 2 कितनी बार ऐड होगा, 5 बार ऐड होगा। इसलिए भाई साहब, हम लोग एक कॉलम और बनाते हैं एक्स आई एफ आई का। 2 को 5 बार ऐड करना है, तो 2×5 = 10। 3 + 3, 3 कितनी बार आया डेटा में, 2 बार, तो 3×2 = 6। 5 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो 5 + 5 + 5 दैट इज 5×3 = 15। 7 कितने टाइम्स आया, 11 टाइम्स, और 11 कितने टाइम्स आया, 7 टाइम्स। अब इन सबको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुझको 2 को 5 बार जोड़ना है, 3 को 2 बार जोड़ना है, 5 को 3 बार जोड़ना है, 7 को 11 बार, 11 को 7 बार, और उसके बाद सबको जोड़ देना है। तो जब मैं सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 25 को 5 हाथ लगा, 2 7 7 14, 1 15, 1 16 और 2 18, 185। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब डेटा में कितने लोग थे, कितने लोगों से मैंने ऑब्जर्वेशंस ली हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोग थे, मुझे बता दो यहाँ कितने लोग होंगे, मुझे बता दो यहाँ कितने लोग होंगे, बता दीजिए यहाँ कितने लोग होंगे। मधुप्रिया स्मार्ट, वेल आंसर्ड। देखो भाई, है ना, आप, है ना, यही सब दिक्कत है यार, ठीक है, आपकी गलती नहीं है एक्चुअली। हाँ, अगर आज समझने के बाद भी आप कभी गलती करो ना, तो ज़रूर आपकी गलती है। तो मैं ज़रा इसको लिख लेता हूँ यार। 2 कितनी बार आया होगा, 5 बार आया होगा। 3 कितनी बार आया होगा, 2 बार। 5 3 बार आया होगा। 7 11 टाइम्स, और 11, और 11 आया होगा 7 टाइम्स।
ये हमारा रॉ डेटा है और असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख रखा है। जरूरी नहीं कि ऐसे आया होगा, हो सकता है कभी 2 आया, हो सकता है पहले 7 आया हो, पहली ऑब्जर्वेशन 7 आई हो, 11 आई हो, मैंने अरेंज करके लिख रखा है। ये डेटा है हमारा। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 ऑब्जर्वेशन है भाई। दो कितनी बार आए? आप रॉ डेटा की पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, ऐसे ऐसा तो कंफ्यूज है ना। फॉर्मूला तो एक ही है, मीन का सिंगल फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही सोलो सिंगल फॉर्मूला है वो। तो जैसे जैसे डेटा का स्ट्रक्चर चेंज होता है, डिजाइन चेंज होती है, वैसे वैसे फॉर्मूले की डिजाइन बदल जाती है, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहता है। आप समझिए बात को, अभी आपको ये फील आएगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि फॉर्मूला वही रहता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना था तो 2 को कितनी बार जोड़ना था? 5 बार। 3 को कितनी बार जोड़ना था? 2 बार। 5 को कितनी बार जोड़ना था? 3 बार। 7 को 11 बार और 11 को 7 बार। इन सबको जोड़ना था ना, इसलिए हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया और इनको ऐड कर लिया। ये हमारा आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन सबको जोड़ करके देख लो, 2 2 2, इन सबको जोड़ के देख लो, 185 आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमें करना है वो 1 2 3 4 5 नहीं है भाई, डेटा में कितने लोग हैं। तो 2 कितनी बार आया? 5, मतलब 5 लोगों से पूछा गया है तो उनके नंबर 2 आए थे, 2 लोगों से पूछा गया तो उनके नंबर 3 आए थे, 3 लोगों से पूछा गया उनके नंबर 5 आए थे। कितने लोग हैं? 5 2 7 3 10 7 17 28। और इसका फॉर्मूला ऐसे बनाया गया, मीन इज इक्वल टू, वही है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। मतलब ये एफ और एक्स के प्रोडक्ट के सम को सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, 7 की फ्रीक्वेंसी और 11 की फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी जोड़ दीजिए, मतलब क्या? सिग्मा एफ आई। यहां पे ये क्या आ जाएगा? 185/28। इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी डेसिमल में आएगा दैट विल बी द मीन ऑफ दिस डेटा। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं बताओ? कीर्ति, प्रांजल, जो जो बच्चे 5 बोल रहे थे उनका डाउट क्लियर होना जरूरी है। आयुष, कीर्ति, प्रांजल, आयुष, आप लोगों को बात समझ में आई ना? कीर्ति, प्रांजल एंड आयुष, वो 5 नहीं होगा यार टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना? ओके। आयुष सिंह, यार देखो, जो 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 कंफ्यूजन हो, मिसकॉन्सेप्शन हो ना, पूछ लेना भाई, बात कर लोगे तो ठीक रहेगा, फिर बाद में ना दिक्कत होती है। चलो, तो आप देखिए फॉर्मूला भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस शक्ल बदल गई है क्योंकि डेटा का रिप्रेजेंटेशन बदल गया। पहले डेटा रॉ डेटा था, अब डेटा फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म में है। अच्छा, ये भी मिस्टेक बच्चे करते हैं, ये सिग्मा से सिग्मा काट देंगे, ये एफ आई से एफ आई काट देंगे, कहेंगे सर एक्स आई होगा। ऐसा कुछ मत करना यार ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये सिग्मा जो है वो इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये सिग्मा जो है वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में होता तब हम कट कर सकते थे, ठीक है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया ना कि साइन थीटा अपॉन साइन, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साइन से साइन कट कर दो, साइन और अल्फा के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होता। उसी तरीके से सिग्मा और एफ आई के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, इसलिए आप सिग्मा से सिग्मा ये सब ऐसे कट नहीं कर सकते। तो ये सब गलतियां ना हो, ये सब होती हैं यार, कॉपी हम लोग चेक करें, हम लोग को है ना, ये इसीलिए मैं बता देता हूँ कि भाई ये सब मिसकॉन्सेप्शन हो, हर बैच में कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ ना कुछ मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं, क्लियर होते रहने चाहिए। अब ये तो हमारा जो मीन था हम लोगों ने पढ़ा 9th वाला, रॉ डेटा के लिए पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए पढ़ लिया। अब आ जाते हैं ग्रुप डेटा। अरे हाँ, आप लोगों ने इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आदित्य, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। देखिए आदित्य, कोई छोटी मोटी बात हो तो आप पूछ सकते हो, बट पूरा अगर आपको दोबारा समझना है तो रिकॉर्डिंग पर जाइए, ओके।
भाई किसी को, मैंने आप लोगों से कहा था कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल ज़रूर पढ़ लें। आई होप आप लोगों ने उसे पढ़ा हो। एक डेटा दिया हुआ एनसीईआरटी है, मैं वही डेटा लिख रहा हूं, 10 से 25। क्लास इंटरवल 10 से 25, 100 तक ले जाना। ये लिखा हुआ है 2 3 7 6 6 6। मुझे बड़े प्यार से बता दीजिए, ये क्लास इंटरवल वाला कॉलम डेटा है हमारा या फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम डेटा है हमारा, बता दो। क्लास इंटरवल वाला कॉलम हमारा डेटा है या फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हमारा डेटा है? बढ़िया 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 बढ़िया। और बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपको ना कभी भी स्टैट्स में ज़्यादा रटने, कुछ जगहों पर रटना पड़ेगा यार, क्योंकि उनकी उन फार्मूलाज की डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली 10th के सिलेबस में नहीं, 11 12th के भी सिलेबस में नहीं है, वो आप एकदम हायर स्टडीज़ में जाके पढ़ोगे। कुछ जगहों पे फार्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, बट ओवरऑल आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत प्यार से समझ में आएगी। ये क्या कह रहा है कि 10 से 25 तक के नंबर पाने वाले, अच्छा ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है या एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है? हर्षवर्धन सिंह, हर्षवर्धन यादव, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल बना है या एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बना हुआ है? सबको पता है इसका मतलब? इसमें अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है। देखिए क्यों एक्सक्लूडेड रहती है, ये भी आपको मालूम होगा। अगर कोई बच्चा 25 नंबर ही पाया है तो 25 नंबर पाने वाला बच्चा इसको इस रो में भी काउंट हो जाएगा, और 25 नंबर पाने वाला बच्चा इस रो में भी काउंट हो जाएगा। ये अपर लिमिट। अगर कोई बच्चा 40 नंबर पाया है तो वो सेकंड रो में भी काउंट हो जाएगा और थर्ड रो में भी काउंट हो जाएगा। और इस तरीके से तो जो हमारा डेटा काउंटिंग है, ऑब्जर्वेशन काउंटिंग है, वही गलत हो जाएगी। हम ऑब्जर्वेशन जो ले रहे हैं, जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसी में मिस्टेक आ जा रही है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम अपर लिमिट को, किसी भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट को एक्सक्लूडेड रखते हैं। मतलब 25 नंबर पाने वाला बच्चा यहाँ काउंट नहीं होगा, बल्कि यहाँ काउंट होगा। यहाँ 24.999 मार्क्स पाने वाला बच्चा यहाँ काउंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही किसी के नंबर 25 आएंगे तो वो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ काउंट होगा। जैसे ही किसी का नंबर 40 आएगा, 40 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट होगा, वो सेकेंड रो में नहीं बल्कि थर्ड क्लास इंटरवल में काउंट होगा। चूंकि इसमें अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहते हैं। इसे कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल कहते हैं या डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कहते हैं, ये भी बता दो। ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है या डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है? आप लोगों का हमेशा रिस्पांस देते रहना, ये बहुत अच्छी बात है। एकदम छोटी छोटी बातें, एकदम छोटी, मैं देखता हूँ कि ज़्यादा, चाहे वो तृप्ति हो, अदिति हो, आयुष हो, आप सब लोग बेसिक भी, अब ये भी नहीं कि हाँ कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, डोंट नो, बट ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी बातों को भी आप ये नहीं कह रहे क्या लिखना है कॉन्टिन्यूस है, आप रिप्लाई करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा हाजिर जवाब होना बहुत सही रहता है।
बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जहां पर ये पहली क्लास इंटरवल जहां खत्म हो रही है वहीं से दूसरी क्लास इंटरवल शुरू हो रही है, यहाँ ये जहां खत्म हो रहा है वहीं से, तो कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, कहीं ब्रेकेज जंप गैप नहीं आ रहा है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। इसको कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल भी कहते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि 10 से 25 नंबर, 10 से लेकर के 25 से पहले नंबर तक पाने वाले बच्चे दो हैं। अब ये दोनों बच्चों के एग्जैक्टली मार्क्स कितने हैं ये हमको नहीं मालूम है। 40 से लेकर के 55 नंबर से ठीक पहले है ना, 40 मार्क्स को काउंट करते हुए 55 से ठीक कम तक के नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं? 7 हैं। देर आर 7 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 से लेकर के 55 से पहले तक के, 55 से पहले तक के। लेकिन इन सातों बच्चों के नंबर एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं मालूम। 41 हो सकता है, सबके 40 भी हो सकते हैं, सबके 41 भी हो सकते हैं, हो सकता है सब इसका किसी का 45, 46, 47, 48, 49, हो सकता है सबके 54 हो। एग्जैक्टली जो डेटा कलेक्ट किया गया है, मैंने 4 नंबर से पूछा बेटा तुम्हारा नंबर, तुम्हारा नंबर, तुम्हारा, जो रॉ डेटा था, जो प्योर डेटा था, वो डेटा मैनिपुलेट हो गया। अब हमारे पास डेटा का सही स्ट्रक्चर नहीं है, एक आउटलाइन है डेटा की कि 10 से 25 नंबर तक पाने वाले सर जी 2 बच्चे हैं। अब इन 2 बच्चों के एग्जैक्टली अगर ये 2 बच्चे 10 ही नंबर पाए हैं तो ये बहुत पुअर हुए, और अगर ये 2 बच्चे 25 नंबर पाए हैं तो ये उतने भी पुअर नहीं जितना मैं इनको समझ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं बता नहीं सकता कि इन दोनों के नंबर एग्जैक्टली क्या है। सिमिलरली इन 6 बच्चों के बारे में भी, इन 3 बच्चों के बारे में भी नहीं बताया जा सकता कि अब ये 6 बच्चे अगर 85 ही पाए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 बच्चे 98, 99, 98, 99 वाले हैं, तो प्रिडिक्शन जो है, जो आप एनालाइज कर रहे हो डेटा को, वो एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्योर रॉ डेटा हमारे पास है ही नहीं, डेटा को ग्रुप करके दिया गया है। इसीलिए कभी भी ग्रुप्ड डेटा से एग्जैक्ट आइडिया नहीं निकल सकता। ध्यान दीजिए, कभी भी ग्रुप्ड डेटा से, अगर इस तरह से क्लास इंटरवल बना करके ग्रुपिंग की गई है तो वो प्योर डेटा नहीं है। ग्रुप डेटा इज नॉट अ प्योर डेटा, और अगर वो प्योर डेटा नहीं है, वो रॉ डेटा जैसा नहीं है, आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन हर बच्चे की नहीं मालूम है, तो आपका मीन, मीडियन, मोड, जो भी आप सेंट्रल टेंडेंसी, जो भी सेंट्रल मेजरमेंट वैल्यूज आप फाइंड कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा ही आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स परफेक्ट रिजल्ट नहीं देती है, एक एवरेज एस्टिमेट देती है हमें हमेशा। खैर, तो अब हमारी समस्या ये है कि सर मीन निकालते हैं हम ऐसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन जब तक मुझे इन दोनों बच्चों के नंबर मालूम नहीं होंगे तो मैं जोड़ूंगा क्या? समझ रहे हो? मीन निकालने का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमको ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है। तो सर जब तक मुझे इन दोनों की ऑब्जर्वेशन मालूम नहीं होगी कि ये दोनों कितने नंबर पाए, तब तक मैं ऐड क्या करूं? मुझे ये नहीं मालूम है कि ये दोनों 10 नंबर पाए, मुझे ये भी नहीं मालूम है कि ये दोनों 24 नंबर पाए, क्या नंबर है वो तो बता ही नहीं गया। तो एक काम किया जाता है, हम एक एवरेज, इन दोनों के एक एवरेज नंबर ले लेते हैं कि दोनों में से किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, उसको कहते हैं क्लास मार्क। इसे कहते हैं क्लास मार्क। इन दोनों का नंबर मैं 10 भी काउंट नहीं करूंगा, इन दोनों के नंबर मैं 25 भी काउंट नहीं करूंगा, बल्कि इन दोनों का एवरेज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इसका एक बुक्स में फॉर्मूला लिखा रहता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इसका कोई मतलब नहीं है, आप भावनाएं समझिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप फॉर्मूला मत रटिए, आप भावनाएं समझिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमको मालूम ही नहीं कि इन दोनों के नंबर क्या हैं, तो फिर सर मैं ऐड क्या करूंगा? मुझे पता ही नहीं कि ये 3 बच्चे, 7 बच्चे, 6 बच्चे, इन सबके एग्जैक्टली नंबर क्या हैं, हमें तो ग्रुप बना बना करके दे दिया गया। तो हमारा काम है, हम इन दोनों को बहुत पुअर भी 10 वाला भी नहीं काउंट करेंगे, हम इन दोनों को 24 वाला भी नहीं काउंट करेंगे, हम दोनों एवरेज ले लेंगे। एक एस्टिमेट नॉर्मलाइज कर रहे हैं हम डेटा को, बराबर बराबर सा। तो 25 और 10 35, 35 का आधा। हम ये मानेंगे कि इन दोनों बच्चों के नंबर 17.5 है, ना 10 ना 24 ना 24.9, 17.5। अब इसमें देखिए यही मैनिपुलेशन है, मतलब हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। अगर बच्चे का नंबर 10 है, 10 था एक्चुअली, तो उसको तो फायदा हो गया क्योंकि उसका नंबर क्या काउंट हुआ है? 17.5। लेकिन अगर बच्चे का नंबर 24 था, 23 था, उसका नुकसान हो गया। लेकिन ओवरऑल जो हमारा, जो ओवरऑल हर इंडिविजुअल में देखिए,
हर इंडिविजुअल को आप देखोगे तो एक इंडिविजुअल को फायदा होगा और एक इंडिविजुअल का नुकसान भी होगा, लेकिन ओवरऑल जो हमारा डेटा का आउटपुट आएगा, जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वो ठीक ठीक सा आ जाएगा, है ना। क्योंकि हम एक के साथ अगर कुछ नाइंसाफी हो रही है तो एक के साथ एक को एडवांटेज भी मिल रहा है, एक को डिसएडवांटेज मिल रहा है तो एक को एडवांटेज भी मिल रहा है। इन 3 बच्चों के नंबर हम ना 25 काउंट करेंगे ना 39 काउंट करेंगे, बल्कि 65/2। सिमिलरली ऐसे ही, है ना। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 15 के गैप में है। अब क्या इशू है कि अब हमारे पास अब इसका काम खत्म हो गया। हमने इन 2 बच्चों के नंबर क्या काउंट कर लिए हैं 17.5, इन तीनों के नंबर हमने क्या काउंट कर लिए 32.5। अब हमारे लिए डेटा कौन है, ये या ये? क्लास मार्क हमारा डेटा है या फ्रीक्वेंसी हमारा डेटा है, बताओ। बिल्कुल। अब हम इन 2 बच्चों के नंबर ये काउंट कर रहे हैं। अब फिर वही प्रोसेस है, जैसे अभी अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए निकाला, ये एफ आई है और ये एक्स आई है, ये एक तरह से एक्स आई है और ये हमारा एफ आई है। तो हम क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, इनका प्रोडक्ट करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इनको ऐड कर लीजिए। और इनको ऐड कर लीजिए। देखो जरा इसको ऐड करके कितना आ रहा है। क्लास मार्क में थोड़ा मिस्टेक है। अरे ठीक तो है क्लास मार्क। फिफ्टी 55 से 70 वाला 62.5 होगा। अरे हाँ 15 का गैप था ना। ये तो सही आया होगा, इसको तो झूठ मूठ ही रेस कर दिया, क्योंकि ये तो गैप पर निकाले थे ना। इनका सम देख लो, तो इनका सम 660 आ रहा है कि नहीं, इसका सम देख लो 660 आ रहा है कि नहीं। हाँ सही कर दिया, सही कर दिया, सब सही कर दिया। अब बताओ। ओके चलो, तो आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से निकाल रहे हैं मीन। ये जो मेथड हम लोगों ने यूज की, नोट कर लो अगर नोट करना, एग्जांपल एनसीईआरटी का। ओके, ये जो हम लोगों ने मीन निकाला है, इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड।
इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड फॉर्मूलिंग। ये जो मेथड अभी हम लोगों ने की, क्या क्लास मार्क निकाला और फिर वही एफ आई एक्स आई। जैसे ही आप क्लास मार्क निकाल लेते हो, ये क्लास इंटरवल का रोल खत्म हो जाता है। जैसे ही आप क्लास मार्क निकाल लेते हो, क्लास इंटरवल का रोल खत्म, ये कॉलम बेकार हो गया हमारे, इसका कोई काम नहीं है। अब सारा डेटा बस ये एक्स आई एफ आई, फिर वही पुराना हिसाब किताब। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं फिर से नाइन्थ की कुछ बातें आपको रिवाइज कराता हूँ। बताओ इसका आंसर। ठीक है यार, जो सही गलत था देख लेना आपने। ये क्वेश्चन जो बोर्ड पर है उसका आंसर बताओ। जो क्वेश्चन बोर्ड पर है इसका आंसर बताइए। अरे वो एक्साइज है, एस लिखा है, एक्स एस, मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स, जो ऑब्जर्वेशन है ना हमारी, एक्साइज प्लूरल बना दिया है, एक्साइज, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्साइज। ऐसे समझो। इसका मीन एक्स बार है, देन इसका मीन क्या होगा, ये पूछने वाली बात हुई। अगर इस डेटा का मीन एक्स बार है तो इस डेटा का मीन क्या होगा। तृप्ति कह रही है कि एक्साइज, मेरी कह रही है एक्स बार माइनस फाइव, यशस्वी एक्स बार माइनस फाइव, एक्साइज माइनस फोर, चार कहाँ से आ गया, एक्स बार माइनस फाइव। मनु, मनु आप आंसर दीजिए। मनु गुप्ता आप आंसर दीजिए इसका। कृष्णा ने आंसर दे दिया, मनु किसी का तो सही, कोई तो सही आंसर दे दो भैया। कृष्णा, मनु पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है कृष्णा, कृष्ण कुमार गुप्ता, मनु है कि नहीं वहां पर। मनु रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्यों।
चलिए मैं इसको अभी प्रूफ वगैरह नहीं कराने वाला। ये सब प्रॉपर्टीज हैं अरिथमेटिक मीन की, मतलब मीन की, डेटा के मीन की। अगर किसी ऑब्जर्वेशन का, किसी डेटा का मीन हमारे पास कुछ भी है और मैं हर ऑब्जर्वेशन को एक स्पेसिफिक वैल्यू से कम कर दूं या एक स्पेसिफिक वैल्यू उसमें ऐड कर दूं, ठीक है, तो जो नया मीन है वो उतना ही कम हो जाएगा। मुझे कुछ लोगों के आंसर उनको समझ में नहीं आ रहा। ये नया मीन आएगा। अगर हर ऑब्जर्वेशन में से मैं 5 कम कर दूं तो जो नया नया मीन है वो भी 5 कम हो जाएगा। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दूं तो जो नया मीन है वो भी 5 ऐड हो जाएगा, उसमें 5 ऐड हो जाएगा। आप इसको ना कोई डेटा लेकर के, जैसे कोई भी एक डेटा ले लो, 2 3 4, इसका मीन निकालो। जल्दी से बताओ इसका मीन क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसका मीन क्या आएगा। बिल्कुल। अब इस सब में से हम क्या करते हैं, हम इन सब में से 5 माइनस कर देते हैं, इन सब में से 5 माइनस कर देते हैं। इसमें से 5 माइनस करूंगा -3, इसमें से 5 माइनस करूंगा -2, इसमें से 5 माइनस करूंगा -1। इसका मीन निकालो जरा, क्या आ रहा है, इसका मीन निकालो क्या आ रहा है। इसमें से 5 माइनस करने पर ही आ रहा है ना, इसमें से 5 माइनस करने पर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई डेटा है और उसका मीन मालूम है और फिर हमसे कहा जाए कि भाई अब हर ऑब्जर्वेशन को हमने 10 यूनिट कम कर दिया, 10 यूनिट बढ़ा दिया है, तो नया मीन पुराने मीन में 10 घटा दीजिए या 10 जोड़ दीजिए, डिपेंड करता है कि हमने पुराने डेटा के साथ क्या किया है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमारी नेक्स्ट मेथड है मीन फाइंड करने की, उसे हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारी, वो है अज्यूम्ड मीन मेथड, और वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या वेरिएशन आते हैं, ठीक है, डेटा किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। आज के लेक्चर को खूब अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाए। नोट्स क्या बनाना है, बस सब सुने रहना अच्छे से कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद जब एक्सरसाइज लगानी होगी तो इसमें ज़्यादा क्लास वर्क है नहीं। जाइए, आज के लिए इतना ही। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटा, हैव अ नाइस डे, खूब खुश रहिए, मौज कीजिए।